Hello everyone, welcome back to my channel. And today we are going to study for NCERT 8th क्लास का बुक है ये साइंस का बुक है एंड आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है NCERT का साइंस का थर्ड चैप्टर साइंस 8th क्लास का साइंस का बुक। ठीक है, तो इसका संश्लेषित थर्ड चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ठीक है, तो इससे पहले हमने ऑलरेडी दो चैप्टर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दो चैप्टर्स को हम पढ़ चुके हैं। आप चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं संश्लेषित रेशे। क्या है संश्लेषित रेशे? मतलब सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक। सिंथेटिक संश्लेषित रेशे, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक जो है इसके बारे में बताया गया है कि सिंथेटिक रेशे कौन कौन से हैं, क्या होते हैं, और प्लास्टिक क्या होते हैं, और उसका हम यूज़ कैसे करते हैं अपनी लाइफ में, और कितना प्लास्टिक का यूज़ करने से हमें बचना चाहिए। ठीक है, तो पैरावाइज मैं पढ़ती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़े फैब्रिक से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों फैब्रिक से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार के अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। तो ये जो सारणी दिया हुआ है उसमें प्राकृतिक और कृत्रिम वस्तुओं को विभाजित करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो भी हम कपड़े पहनते हैं, जो भी हम पोशाक पहनते हैं, वो किसी न किसी फैब्रिक कपड़े से बने होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम, मतलब प्राकृतिक मतलब कुछ कपड़े जो होते हैं वो हमें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे ऊन जो होता है वो भेड़ से निकलता है। ठीक है, और सिल्क जो होता है वो सिल्क के कीट होते हैं उनसे आता है। लेकिन कृत्रिम मतलब वो वैसे कपड़े जैसे नायलॉन हुआ, ठीक है, ये सारे कपड़े रियॉन नायलॉन ये सब जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं। मतलब हम मनुष्य जो है उनको उनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है उन फैब्रिक्स को, और तब हम वो पहनते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, क्या आप कुछ प्राकृतिक, ये आपको सारणी में लिखने के लिए बता रहा है। ठीक है, आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे, जैसे तो प्राकृतिक रेशे में क्या क्या आता है वो बता रहा है। कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कपास जो होता है वो रुई होता है जो कि पेड़ से प्राप्त होता है। ऊन और रेशम जो होता है वो कीट से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कुछ जंतुओं से प्राप्त होता है और कुछ पौधों से प्राप्त होता है। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे जो था वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, वो मनुष्य द्वारा प्राप्त होते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, तो जो कृत्रिम रेशे होते हैं उनको मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। तो अभी संश्लेषित रेशों के बारे में बताया गया है। धागे से जुड़े मानकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये जो धागे जैसी चीज बनी हुई है ना, इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, 3.1 के सामने कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास किया गया है। क्या दोनों में कोई समानता है? ठीक है, ये भी एक गार्लैंड माला की तरह बनाया गया है और एक क्लिप्स को जोड़कर लंबा सा बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है वो संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब छोटे पार्टिकल्स को एक साथ मिलाकर, छोटे छोटे धागों को एक साथ मिलाकर उनको कपड़ा बनाया जाता है। एक संश्लेषित रेशा भी
छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक, अंग्रेजी में पॉलीमर जिसको बोलते हैं, बहुलक कहलाते हैं। मतलब छोटे छोटे अभी देख रहे हैं ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं, उनको जोड़कर जैसे बनाया गया है ना, वैसे ही छोटे छोटे ठीक है, इकाइयों को जोड़कर पहले धागा बनाया जाता है और धागे से फिर कपड़े का निर्माण किया जाता है। उसको बहुलक, पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीमर शब्द ग्रीक शब्द के दो शब्द पॉली तथा मर, MER से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक, और जो मर है तथा मर का जो अर्थ होता है वो है इकाई। तो अनेक इकाइयों को जब मिलकर किसी चीज को बनाया जाता है तो उसको पॉलीमर कहते हैं। और ये कहाँ से आया है पॉलीमर वर्ड? ग्रीक से। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। अभी आगे क्या बोल रहा है? बहुलक जो होते हैं, पॉलीमर जो होते हैं, प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है। कपास कैसे मिलता है? कपास छोटे छोटे फूल जैसे होता है और उससे निकालकर पहले उससे धागा बनाया जाता है पतला पतला, उसको एक साथ इकट्ठा करके, जो कि सेलुलोज कहलाता है। तो जब भी हम संश्लेषित रेशों को मिलाकर बनाते हैं तो उसको बहुलक कहते हैं, और जब हम कपास को मिलाकर में कुछ बनाते हैं, बहुलक बनाते हैं, तो उसको सेलुलोज कहते हैं। ठीक है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। तो सेलुलोज जो होता है वो ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। ठीक है। उस सेलुलोज जो है ग्लूकोज इकाइयों से बनाया जाता है। संश्लेषित रेशों के प्रकार अभी ये बता रहा है। ए है रेयॉन, बी है नायलन, सी है आपका पॉलीमर और एक्रेलिक। तो पहले हम रेयॉन के बारे में पढ़ते हैं। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम जो होते हैं वो कीट से प्राप्त किए जाते हैं। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बुनावट, टेक्सचर ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। ठीक है। रेशम को कृत्रिम रूप से भी मतलब आर्टिफिशियल तरीके से भी बनाने का प्रयास किया गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त होता है। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे कई रंगों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन अथवा गलीचा बनाया जाता है। तो ये क्या बोल रहा है? रेयॉन जो है वो एक संश्लेषित रेशा मतलब आर्टिफिशियल रेशा है। मतलब ये जो है ये मानव के द्वारा निर्मित होता है, ये फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। अभी हमने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि रेशम जो है वो रेशम जो है वो रेशम के एक छोटा छोटा कीट होता है, तो जिससे प्राप्त होता है कृत्रिम तरीके से। इसकी खोज चीन में की गई थी। ठीक है। तो चीन वालों ने क्या किया, बहुत दिनों तक इसे छुपा के रखा, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है। अच्छी चीजें मिली होंगी। ठीक है। तो जब इसका इन्वेंशन हुआ तो इसे छुपा के रखा गया बहुत दिनों तक, परंतु बाद में इसे लोगों ने बहुत पसंद किया। ठीक है। बाद में जब ये बाहर आया तो इन लोगों ने इसके टेक्सचर को, इसके कपड़े को बहुत पसंद किया। रेशम जो था वो बहुत महंगा, मतलब चूंकि वो एक कीट से प्राप्त होता है, कीड़े से प्राप्त होता है, इसलिए वो बहुत
महंगा मिलता है, ठीक है। तो जो भी खोजकर्ता थे उन लोगों ने प्रयास किया कि इसे हम आर्टिफिशियल तरीके से बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो फिर उन लोगों ने रेयॉन को डेवलप किया। रेयॉन जो होता है वो कृत्रिम तरीके से फैक्ट्रीज में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो रेशम रेयॉन जो है उसको बनाने के लिए हम उसके अंदर कुछ चीज़ें मिलाकर फिर उसको बनाते हैं, ठीक है। रेयॉन प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से इसको प्राप्त किया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम ये जो होता है वो कीट से प्राप्त रेशम से जो होता है वो सस्ता होता है और इसको डिफरेंट कलर्स में भी, अलग अलग कलर में भी रंगा जा सकता है, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स इससे मिले लोगों को जब इन्वेंशन किया तो, ठीक है। रेयॉन के अंदर जो होता है रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादर, कपास के साथ मतलब कॉटन के साथ मिलाकर इससे बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं और ऊन के साथ मिलाकर कालीन जो हम बिछाते हैं ना घर में वो बनाई जाती है या फिर गलीचा बनाया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नायलॉन क्या है। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है, ठीक है। नायलॉन जो है एक दूसरे तरह का मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए कर बनाया गया, ठीक है। तो रेयॉन जो था उसमें तो हमने प्राकृतिक चीज़ें मिलाई, जैसे हमने कपास मिलाया और कपास मिलाकर हमने चादरें बनाई, कपास मिलाया फिर हमने ऊन मिला के कालीन बनाई। लेकिन नायलॉन जो था, नायलॉन एक ऐसी चीज़ की खोज हुई 1931 में जिससे कि जो कि पूरी तरह से आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जा सकता था जिस कपड़े को, ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे कैसे किया गया? कोयला, जल और वायु इन 3 चीज़ों को मिलाकर ही इसका निर्माण कर लिया गया। यह पहला एक ऐसा रेशेदार रेशा था जिसका मतलब एक पहला ऐसा कपड़े का निर्माण किया गया, इन्वेंशन किया गया, खोज की गई जिसमें कि कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि प्राकृतिक तरीके से चीजें यूज करके बनाई जा रही हैं, ठीक है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। नायलॉन कैसा था? बहुत ही प्रबल मतलब बहुत ही मजबूत था, प्रत्यास्थ था और बहुत ही लाइट वेट था, हल्का था। यह चमकीला और घुलने में सुगम था। यह क्या था? चमकीला भी था और घुलने में सुगम, यह जल्दी घुलकर इसको आराम से तैयार कर लिया जाता था। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। ये कपड़ों के को बनाने के लिए इसका प्रचलन बढ़ गया, बहुत बड़ा, ठीक है। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कारों की सीटों के पट्टे, स्लीपिंग बैग, शयन थैला, पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है, ठीक है। रस्सी जब हम ट्रैकिंग करते हैं ना, चट्टान पे चढ़ते हैं तो उस समय जो हम रस्सी का यूज करते हैं वो नायलॉन यूज करके ही बनाया गया, ठीक है। इस नायलॉन का तार एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। एक नायलॉन का जो तार होता है, इस्पात मतलब वो क्या बोलते हैं, जो स्टील के जो तार होते हैं ना उससे भी ज़्यादा उसको मजबूत माना गया, ठीक है। तो अभी बूझो के मन में एक सवाल आता है कि क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उसे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। बूझो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये अभी एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे एक धातु को 60 सेंटीमीटर लंबे एक नायलॉन की रस्सी से बांधा गया और देखा गया कि वो टूटता है कि नहीं, ठीक है। तो ये बोल रहा है मतलब आप यूज कर सकते हैं, एक बार आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
पॉलिस्टर और एक्रेलिक। अभी थर्ड क्या है, तीसरा क्या है? पॉलिस्टर और एक्रेलिक जो है वो आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर में आता है, जो मानव निर्मित फाइबर्स होते हैं। पॉलिस्टर एवं अन्य संश्लेषित रेशे। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। तो पॉलिस्टर जो होता है उसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, ठीक है। आप कैसे भी उसको मतलब कॉटन की चीज़ें कैसी होती है, कॉटन में तुरंत में सिलवटें पड़ जाती हैं, लेकिन पॉलिस्टर में सिलवटें नहीं पड़ती हैं। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों से में खींचा जा सकता है। ये टेरिलीन जो है एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है, ठीक है। टेरिलीन भी जो है वो एक पॉलिस्टर ही है, ठीक है। फिर अभी पहेली बोलती है कि मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट पीईटी बोतलों और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पेट है क्या। तो पेट पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म तथा अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। अभी ये क्या बोल रहा है? पॉलिस्टर से निर्मित वस्तुओं की सूची बनाने। पॉलिस्टर, पॉली प्लस एस्टर, वास्तव में एक रसायन। तो पेट जो है वो भी एक तरह का पॉलिस्टर ही है, जिससे कि लोग जो है उससे बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार, अन्य बहुत सारी उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो पॉलिस्टर जो होता है वो पॉली प्लस एस्टर वास्तव से बना है। वास्तव में एक रसायन है, ठीक है, जो एस्टर कहलाता है। वास्तव में एक पॉलिस्टर जो है वो एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है। इसकी इकाइयों की पुनरावृत्ति से इसे कहलाता है, जो कि एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति, मतलब छोटे छोटे एस्टर्स को कंबाइन करके उसको एक साथ लाके उसको बनाया जाता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। एस्टर एक ऐसा रसायन होता है जिसकी वजह से फलों में जो स्मेल आती है, जैसे अभी एप्पल की एक अलग स्मेल, सेब की एक अलग स्मेल आती है, संतरे की एक अलग स्मेल है, तो एस्टर की वजह से ही उनमें स्मेल आता है। तो निर्मित कपड़े पॉलीकॉट। तो पॉलिस्टर से निर्मित जो कपड़े होते हैं वो उनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। वो है पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों से निर्मित को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीकॉट क्या है? पॉलिस्टर और कपास दोनों को मिश्रित करके मिलाकर बनाया जाता है। पॉलीवूल जो है वो पॉलिस्टर और ऊन को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रेलिक कहलाते हैं, ठीक है। जो हम बहुत सारे स्वेटर्स पहनते हैं वो बेसिकली ऊन से नहीं बनाए जाते हैं। बहुत सारे स्वेटर वो कृत्रिम चीज़ों से बनाए जाते हैं, कृत्रिम धागों से बनाए जाते हैं, जिसको कि एक्रेलिक कहते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगे मिलते हैं। जो प्राकृतिक स्रोत जैसे पश्मीना का शॉल होता है, तो प्राकृतिक स्रोत से ये जो प्राप्त होते हैं ऊन, वो बहुत महंगे मिलते हैं, जबकि एक्रेलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होते हैं।
ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं वो बहुत सारे कलर्स में भी उपलब्ध हो जाते हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, तो सस्ते भी हो जाते हैं। और ये जो कृत्रिम चीज़ें बनाई जाती हैं वो सस्ते भी होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलते भी हैं। ठीक है, लेकिन वही है कि उनको हम प्राकृतिक चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ें हमें महंगी भी मिलती हैं और अच्छी क्वालिटी वाइज अच्छी तो होती ही हैं, लेकिन महंगी मिलती हैं, तो जिससे कि हर कोई खरीद नहीं पाता है उसको। ठीक है, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होते हैं। तो प्राकृतिक रेशों से ये अधिक लोकप्रिय क्यों हो जाते हैं? क्योंकि प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो एक तो बहुत कम जगहों पर मिलते हैं, पर्टिकुलर कोई जगह होगा वहाँ पे मिलेंगे, और बहुत कम पाए जाते हैं, ओरिजिनल महंगे होते हैं। ठीक है, आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप हम पहले 7th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। संश्लेषित रेशे जो होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो मानव निर्मित फाइबर कपड़े होते हैं, वो जब उनमें जब आग पकड़ता है तो वो जल्दी तो पिघलने लगते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। तो ये बहुत हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि जब मान लो कि गलती से किसी के कपड़ों में आग लगती है तो वो आपकी बॉडी पर चिपक जाएगा। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो वह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि प्रयोगशाला में जब हम एक्सपेरिमेंटल जगह पे होते हैं, जब हम किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी रासायनिक चीज़ का, और हम रसोई घर में मतलब हम किचन में हो, तो हमें संश्लेषित वस्त्र का मतलब इस तरह के जो रियोन है, नायलॉन है और एक्रेलिक जैसे इन सब चीज़ों का उपयोग बहुत कम करना चाहिए। तो अब पहेली बोल रही है, ओ अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। ठीक है, अभी इसको समझ में आया। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? सभी संश्लेषित रेशे जो होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, वो जो मानव निर्मित फाइबर्स होते हैं, मानव निर्मित कपड़े जो होते हैं, वो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पॉलिस्टर कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। डिफरेंट तरह के पद्धति द्वारा, प्रक्रम द्वारा उसको तैयार किया जाता है। बट उसमें क्या होता है? पेट्रो रसायन पॉलिस्टर सॉरी पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल होते हैं जिसको कि पेट्रो रसायन कहते हैं। ठीक है, संश्लेषित रेशों के गुण धर्म। तो अभी ये हो गया, संश्लेषित रेशों के गुण धर्म बता रहा है। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। ठीक है, कल्पना करने बोल रहा है कि मतलब अज्यूम कर लीजिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुण धर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ एवं महंगे अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि जो संश्लेषित रेशे जो होते हैं, जो मानव निर्मित रेशे होते हैं, इसका रख रखाव भी आसानी से हो जाता है, सूखते भी जल्दी हैं और टिकाऊ और चलाऊ होते हैं। ठीक है, तो अभी ये एक एक्सपेरिमेंट करने बोल रहा है। एक तो प्राकृतिक रेशे ले लिया, रेशे से निर्मित कपड़े ले लिए, जैसे कॉटन का एक प्योर कॉटन का कपड़ा ले लिया, और एक संश्लेषित रेशे का कपड़ा जैसे नायलॉन ले लिया। ठीक है, अभी ये बोल रहा है कि इन दोनों में कंपेयर करने के लिए इन दोनों को एक बीकर में डाला गया, और या फिर एक बकेट में डाला गया, बाल्टी में डाला गया, और फिर देखा गया कि किस बाल्टी में ज़्यादा
पानी बचता है। तो आप पाओगे कि जिसमें कॉटन मतलब ये प्योर कॉटन से निर्मित प्राकृतिक रेशों को डाला गया है, प्राकृतिक रेशों से निर्मित कपड़े को डाला गया, उसमें पानी बहुत कम बचता है। 2 बीकर में डाला गया ना, उसमें पानी कम बचेगा, और जो जिसमें कृत्रिम रेशों से बनी चीज़ें डाली गई, कपड़े डाले गए, उसमें पानी ज़्यादा बचेगा। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये कम जल सोखते हैं। क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? हाँ, वे सूखने में कम समय लेते हैं, क्योंकि अगर कपड़ा जो है वो पानी ऑब्जर्व ही नहीं करेगा, तो सूखने में उसको टाइम लगेगा ही नहीं। यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? ठीक है, यह जो क्रियाकलाप हमने ऊपर किया, यह हमें संश्लेषित मतलब आर्टिफिशियल कपड़ों के बारे में क्या बताता है? अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व, टिकाऊपन, मूल और रख रखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि अपने पेरेंट्स से जाके अपने जो बड़े हैं घर में, अपने मम्मी पापा हैं, उनसे जाके पूछिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसको कैसे रख रखाव किया जाता है। ठीक है, अभी प्लास्टिक के बारे में बता रहा है। अभी हमने संश्लेषित रेशे सिंथेटिक फाइबर के बारे में तो पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। बहुलक क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ें जब एक साथ मिलाकर बनाई जाती हैं उसको कहते हैं बहुलक। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। ठीक है, कुछ में यह रेखीय होती है, तो अन्य में यह तिर्यकबद्ध होती है। ठीक है, तो कुछ में बोल रहा है कि ये रेखीय होती है, कुछ में लाइन से होती है, और ये देखिए इसमें अलग अलग तरीके से, मतलब 2 लाइन है तो ये स्क्वायर में बनाया है, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर में बनाया गया है, तो अलग अलग तरीके से होती है। पहला है रेखीय और दूसरा है क्रॉसबद्ध, मतलब ये क्रॉस है ना, चारों ओर से बंधा हुआ है, चारों ओर से बंधा हुआ है, क्रॉस के तरीके से होती है। ठीक है, प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं। जैसा आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इससे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेल कर चादरों में बदला जा सकता है, अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इसे विभिन्न प्रकार के उपयोग किए जा सकते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि प्लास्टिक को आप किसी भी आकार, साइज, हर तरह से मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो इसलिए इससे हमने चेयर बना लिया, बकेट बना लिया, बाल्टी बना लिया, मग बना लिया, और हम जो बाइक यूज़ कर रहे हैं उसमें भी या फिर खिलौना यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हमने इसको यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? पॉलीथीन। अभी पॉलीथीन का कैसे, कहाँ से आया? तो पॉलीथीन जो है उसको बनाया गया है पॉली प्लस एथीन। तो प्लास्टिक का एक उदाहरण है, पॉलीथीन जो है प्लास्टिक का एक उदाहरण है। ठीक है, जिसको कि पॉली प्लस एथीन से बनाया गया, में तोड़ के बनाया गया है, जो सामान्यतः उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम आता है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। ये क्या बोल रहा है? प्लास्टिक के एक टुकड़े को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं?
ये क्वेश्चन कर रहा है, सभी प्लास्टिक मोड़े जा सकते हैं? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। जब एक प्लास्टिक की बोतल में आप गर्म पानी डालेंगे ना तो वो पिघलने लगेगा। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है। किसी भी चीज़ को अगर आप गर्म करेंगे, गर्म पानी में प्लास्टिक में गर्म पानी डाल के देखिए और देखेंगे और वो पिघलने लगा तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। मतलब इसको, इस तरह के जो प्लास्टिक होते हैं उसको हम सरलतापूर्वक मोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो पॉलीथीन है और पीवीसी है, थर्मोप्लास्टिक के अंदर आता है। के कुछ उदाहरण हैं। इसका उपयोग, पीवीसी का उपयोग जो है और पॉलीथीन का उपयोग जो है वो खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर मतलब बर्तनों को बनाने में किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जैसे ये जो जैसे कि स्विच होते हैं, ठीक है, और बर्तन के जो हैंडल्स होते हैं जो गर्म नहीं होते हैं वो भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं। ठीक है, और ये हो गया छोटा सा प्लेट हो गया और ये थाली हो गई। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। दो उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी दो तरह के होते हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। बेकेलाइट क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक मतलब क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत अगर उसमें हम देंगे, मतलब उसमें हम गर्म पानी भी डालेंगे तो भी वो पिघलेगा नहीं। ठीक है, और उसको हम गर्म आग पे भी रख देंगे तो भी वो जल्दी पिघलेगा नहीं। ठीक है, जल जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं। ठीक है, यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आते हैं। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। मेलामाइन क्या है? एक बहुउपयोगी पदार्थ होता है। यह आग का प्रतिरोधक है। तो ये जो हैंडल बनाया है ना हमने, बर्तन का जो हैंडल बनाया जाता है ये मेलामाइन नामक प्लास्टिक से ही बनाया जाता है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह का जो प्लास्टिक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसमें कि बेकेलाइट और मेलामाइन आते हैं, वैसे प्लास्टिक जो होते हैं वो आग को सहने की क्षमता रखते हैं, इसलिए वो पिघलते नहीं हैं। जो ये क्या होते हैं? आग के प्रतिरोधक होते हैं। मतलब आग अगर उसमें आग लगाए, मतलब गर्म भी किया जाएगा फिर वो पिघलते नहीं हैं। ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 3.8 का जो पिक्चर है वो। तो ये थर्मोप्लास्टिक में ये आ गया, डब्बा हो गया, वायर हो गया, ये पिघल जाते हैं, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब 3.1 विकल्प में क्या दिखाता है? विकल्प पदार्थ प्लास्टिक क्या है? आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचय करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। प्लास्टिक सब जो होते हैं वो क्यों सुविधाजनक लगते हैं? क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होते हैं, सस्ते होते हैं और रखने में आसानी होती है। लेकिन इसकी जगह पे अगर हम बर्नी या फिर मान लीजिए हम अचार को बर्नी में रखते हैं, मतलब कांच के बर्तन में रखते हैं तो उसमें थोड़ा, एक तो वो महंगा मिलता है, ठीक है, ऊपर से अगर हम रखेंगे तो वो टूटने का भी उसमें प्रॉब्लम होती है, टूट भी सकती है अगर बच्चों के हाथ लग गए तो। तो उस हिसाब से प्लास्टिक जो होता है वो ईजी होता है। इसका कारण उनका हल्का भार,
कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी किया जाता है। ठीक है, उपयोग की यह सूची असीमित है। उपयोग की प्लास्टिक का जो उपयोग किया जाता है ना, हमारे आप अपने चारों ओर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है जो कि असीमित है, बहुत अनगिनत है। मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते हो। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं आदि से गिनना प्रारंभ करें। ठीक है, आइए अब प्लास्टिक के अभिलक्षण गुणों की विवेचना करें। ठीक है, प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। प्लास्टिक जो है वो है अनभिक्रियाशील है। मतलब आप जानते हैं कि लोहे अनअभिक्रियाशील मतलब क्या होता है? प्लास्टिक को अगर आप प्लास्टिक का डब्बा अगर है तो वो धूप में, गर्मी में या बरसात में उसमें जंग नहीं लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनअभिक्रियाशील। मतलब वो किसी रिएक्ट नहीं करता है। जैसे कि लोहे के बर्तन जो होते हैं वो उसमें जंग लग जाते हैं, वैसे प्लास्टिक में जंग नहीं लगती है। उनका संरक्षण आसानी से नहीं जो परंतु प्लास्टिक जल और वायु में अभिक्रिया नहीं करते, उनका संरक्षण आसानी से नहीं होता। ठीक है, इसलिए उनका उपयोग बहुत से रासायनिक सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचय हेतु किया जाता है। ठीक है, उनका संचारण है। संचारण मतलब उनमें चेंजेस कुछ नहीं आता है। प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं ना, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, वो जिसमें जंग नहीं लगते, पिघलते नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका हल्के भी होते हैं, इसलिए हम उनको अनअभिक्रियाशील बोलते हैं, क्योंकि उनका संरक्षण आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, अभी बी है, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। ठीक है, पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात कीजिए। ये क्या बोल रहा है कि पहले के जो लोग थे, दादा दादी हमारे जो माता पिता थे, वो पहले जब नहाने के लिए जाते थे तो वो स्टील के बाल्टी में नहाते थे, या फिर वो पीतल के बाल्टी में नहाते थे, या फिर वो कभी कभी तो कांसे की बाल्टी में कोई नहाता था। ठीक है, जो कि काफ़ी भारी हुआ करते थे, भारी होते थे। फिर से उसमें अभी कोई लोहे का बाल्टी है तो उसमें जंग भी लग सकता है। ठीक है, तो उनसे बात करने के लिए बोल रहा है, उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज आप उपयोग में ला रहे हैं? ये पूछ रहा है कि हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं आज के ज़माने में। प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने का क्या लाभ है? प्लास्टिक के जो बर्तन हैं, या फिर प्लास्टिक का बकेट हुआ, प्लास्टिक का मग हुआ, प्लास्टिक का कोई डब्बा हुआ, वो सब उपयोग में लाने का क्या फ़ायदा है? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, प्रबल होता है। ठीक है, चिरस्थायी होता है और विभिन्न आकारों एवं साइज़ों में ढाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों एवं घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। ये क्या बोल रहा है अभी कि आप एक सूची बनाइए जिसको कि आप डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के रूप में। ठीक है, अभी सी क्या है? प्लास्टिक कुचालक होते हैं। प्लास्टिक जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब प्लास्टिक की अगर कोई चीज़ बनी हुई है ना, तो उस पे करंट पास नहीं होता है, तो आप मतलब करंट से भी बचाता है। ठीक है, आपने ऊपर सीखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार भी प्लास्टिक से ढके हुए होते हैं। खाना बनाने के वाले पात्रों के हल्थे, जो कि हमने मेलामाइन से पढ़ा ना, मेलामाइन से बनाए जाते हैं, वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग उद्योग में व्यापक उपयोग किया जाता है? इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं। दवा की गोलियों, टिक्कियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के
दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र भी प्लास्टिक से ही उनको संरक्षित किया जाता है, मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्रों को प्रभावित नहीं करती। तो उस माइक्रोवेव के लिए एक अलग तरह का प्लास्टिक आता है, जिसको कि माइक्रो ओवन में डालते हैं तो वो उसमें पिघलता नहीं है, तो खाना जो होता है वो गर्म हो जाता है या फिर पक जाता है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। टेफ्लॉन जी क्या है? एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। तो क्या जो ये नॉन स्टिक पैन आते हैं ना, उस पर टेफ्लॉन ही लगा होता है। टेफ्लॉन की परत चढ़ाई होती है जिससे कि वो तेल नहीं चिपकता है, तेल जो है उस पर चिपकता नहीं है। ठीक है, अभी ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि आप जैविक निम्नीकरण, आप प्राकृतिक तरह से कितने दिन तक किस चीज़ को रख सकते हैं। ठीक है, अग्निसह प्लास्टिक क्या होते हैं? यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उन्हें अवरोधक बनाती है। तो जो अग्निशमन में जाने वाले जो लोग होते हैं, जो वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं, उसमें मेलामाइन लगा होता है जिससे कि वो अपने आप को आग से प्रोटेक्ट कर पाते हैं और आग बुझाने का कार्य करते हैं। ठीक है, प्लास्टिक और पर्यावरण। ठीक है, प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है ये बता रहा है। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। ठीक है, तो हम जो भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं वो एक्चुअली हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे अगल बगल दुकानों पे या फिर कहीं कहीं हमें प्लास्टिक दिख जाता है, जो कि हम यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक को पिघलने में सालों साल लग जाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। तो वैसे पदार्थ जो प्राकृतिक तरीके से अपघटित हो जाते हैं, मतलब जो कि खाद बन जाते हैं या फिर किसी अपघटित होकर मिट्टी में जाने के बाद उनमें परिवर्तन आ जाता है, वैसी चीज़ों को जैव निम्नीकरण कहते हैं। लेकिन जो चीज़ अपघटित नहीं हो पाते उनको जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। तो प्लास्टिक किस में आता है? जैव अनिम्नीकरण में आता है। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। प्लास्टिक जो होता है वो अपघटित होने में, मतलब परिवर्तन करने में बहुत टाइम ले लेता है, कई वर्ष चले जाते हैं। यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, मतलब पर्यावरण के लिए ये अच्छा नहीं है। यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रकार से यह हमारा भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। ठीक है, तो जब इसको मिट्टी में भी डाला जाता है तो ये अपघटित नहीं होता है, और जब इसको जलाया भी जाता है फिर भी ये संश्लेषित नहीं होता है। मतलब जब इसका संश्लेषण किया जाता है, जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है, इस पदार्थ को जब हम जलाते हैं तो भी ठीक है, ये जो है वो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। एक तो लंबा समय लेता है और उससे विषैले पदार्थ निकलते हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए सही नहीं है।
यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। ये क्या बोल रहा है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। जैविक निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण अपघटित अपशिष्ट को अलग इकट्ठा कीजिए। अभी ये क्या बोल रहा है, जो चीज़ जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण की चीज़ें हैं, जैव अनिम्नीकरण में क्या हो जाएगा, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ हो गई, दूध के रैपर्स हो गए, चिप्स के पैकेट हो गए, जितनी भी चीज़ें जो हम जो ईज़िली परिवर्तित नहीं हो सकती खाद में या मिट्टी में जाने के बाद उनका अपघटन नहीं हो पाएगा, उन चीज़ों को अलग रखिए। और जिनका अपघटन हो पाएगा, जैसे सब्जियों के अपशिष्ट पदार्थ हुए, सब्जियों के छिलके हुए, फल के छिलके हुए, ये सारी चीज़ें मिट्टी में जाके खाद बन जाती हैं, तो उसको जैव निम्नीकरण में आते हैं। तो इनको अलग अलग रखने बोल रहा है और इनको अलग अलग दीजिए कचरे वालों को। ठीक है। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। ठीक है। ये क्या बोल रहा है, हमें कुछ चीज़ें अपने में अप्लाई कीजिए और कुछ चीज़ें सुझाइए। ठीक है। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। मतलब प्लास्टिक को फिर से प्लास्टिक बनाना ज़्यादा सही होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं पर पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाली अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रण सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों में संचय हेतु सीमित हो जाता है। तो क्या बोल रहा है, उसमें कलर्स को नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है। सीमित संचय हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हमें जो होता है 4R के सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। उपयोग कम कीजिए, मतलब प्लास्टिक का उपयोग कम कीजिए, रिड्यूस कीजिए, पुनः उपयोग करिए, रीयूज कीजिए, पुनः चक्रित कीजिए, रिसाइकिल करवाइए और पुनः प्राप्त कीजिए, रिकवर कीजिए। इस प्रकार की आदत विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी हो। ठीक है। क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहाँ पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा रख रखाव गाय कचरा खा रही हूँ। क्या आपने कोई ऐसा जगह देखा है जहाँ पे गाय जो होती है वो कचरा खाती हैं। खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल जाते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं। प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। तो जब गाय वगैरह इस चीज़ को खाती है ना, कचरे को, तो कचरा खाते समय उनके पेट में जा सकता है प्लास्टिक और उनके श्वास नलियों में श्वास तंत्रों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और उससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती हैं। नालियों को रोक देती हैं। नाला जो होता है ना, बड़े बड़े नाले, उसमें भी प्लास्टिक फंस जाते हैं तो उससे पानी नहीं पास होता है। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर ही फेंक देते हैं। ठीक है। तो इससे भी प्रॉब्लम, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए। ये बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें, गलतियाँ जो हैं हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो वातावरण है वो प्लास्टिक मुक्त बन सके। ठीक है। रेशा विवेक,
प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। खरीदारी के लिए जाते समय सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे को प्रयोग में लाइए। ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा है प्लास्टिक की चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ठीक है, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो 4th चैप्टर है वो मैं नेक्स्ट लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।